हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छा सा कंसेप्चुअल पार्ट है। और ये भाई आपका चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे 11th-12th में हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह काम आने वाला है। सर टॉपिक का नाम पता है क्या है? टॉपिक का नाम है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, स्लेटर रूल। कभी कभी ना बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, मैं इसमें सारे के सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर करने वाला हूँ। हमारे पास है स्लेटर रूल। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारी सीरीज चल रही है इसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं जिनमें हमने एटॉमिक रेडियस और क्या बोलते हैं आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसके मेजरमेंट, वो सारी चीज खत्म कर चुके हैं। वो भी विद डिटेल हमने पढ़ा है उन चीज़ों को, और ट्रिक्स भी उसमें हमने यूज किए हैं। अब हम करने वाले हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो ठीक है भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पहले मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। भाई सीधी सीधी बात है, मैंने बचपन से एक चीज पढ़ी है, और बचपन से वो कौन सी चीज पढ़ी है भाई? मैंने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो एटम होता है उसमें बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और सर उस न्यूक्लियस के चारों ओर हमारी बहुत सारी क्या होती है? सेल होती है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। सेल में कौन होता है सर? उनमें सब सेल में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये सब रहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है न्यूक्लियस के चारों ओर जो भी पार्ट होता है, जो सेल्स होते हैं, उनमें हमारे सर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है सर, मान लिया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब सर एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। सर जितना पॉजिटिव चार्ज उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सर, न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? न्यूक्लियर, अगर मैं चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं? न्यूक्लियर चार्ज। सर न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज किसके बराबर होगा भाई? न्यूक्लियर चार्ज होगा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपको पता है कितने, कौन होता है? जितना एटॉमिक नंबर वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। सर एक चीज क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है? कि हमारे पास में कोई भी एटम है, उसका एटॉमिक नंबर पता करो, आपको क्या पता चल जाएगा? अगर आप एटॉमिक नंबर को पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका न्यूक्लियर चार्ज। जैसे सर हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? 1। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है सर न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अगर हम बात करें मान लो फ्लोरीन का कितना होगा? 9, सोडियम का कितना? 11, क्लोरीन का कितना हो गया? 17, मतलब 17 हो गया। सबके एटॉमिक नंबर पता है भाई। वो एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना, वही परमाणु क्रमांक, वही हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन जितने होते हैं उतना ही हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। सर एक चीज समझ में आ गई मुझे, न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गई, न्यूक्लियर चार्ज क्या है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव जिसे हम बोलते हैं। इससे हम किससे दिखाएंगे? जेड इफेक्टिव। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाते हैं। इफेक्टिव मैंने लगा दिया तो ये दिखाएगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है किसी भी एटम का, उस एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में या तो कोई चीज बड़ी होगी या घटी होगी, तभी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो वो क्या बढ़ा है या क्या घटा है, वही चीज हमें देखनी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इसको समझना स्टार्ट कर दो, हम बहुत ही अच्छे से अपने उसी रूटीन में चलेंगे। हमें पता है सर कोई भी अगर एटम होता है तो उसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और उसके चारों ओर हमारे पास सेल होती है। जैसे पहली सेल हो गई, दूसरी सेल हो गई, तीसरी सेल हो गई, फोर्थ सेल होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी, सेवंथ होगी। भाई मोस्टली 7 तक मिलती है, उसके बाद नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इनकी अगर हम बात करें भाई, आपको पता है इन सेल में कौन रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी रहेंगे, बिल्कुल इस पूरे सेल में भी रहेंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह रहेंगे, है ना। मैं कुछ दिखा रहा हूँ, आप ये काउंट नहीं करेंगे कि आप कहोगे सर इसमें तो इतने सेल रहते हैं, आपने कम दिखा दिए, ज़्यादा दिखा दिए। वैसा कुछ नहीं, मैं आपको केवल कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं केवल इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूँ, ठीक है भाई। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूँ। सेल्स में हमारे कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन्स हमारे रह रहे हैं। मैं केवल इतना दिखाना चाह रहा हूँ। सर बना लिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल में रह रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा भाई, बिल्कुल खींचेगा। ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा,
इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, लेकिन हमको बात करनी है भैया सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की। सबसे बाहर वाले मतलब क्यों सर? अभी पता चल जाएगा क्यों। मान लीजिए मुझे सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। इसका एटॉमिक नंबर मैंने मान लिया, कितना भी मान लो 20 है। कितना मान लिया मैंने? 20 मान लिया। 20 का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 20 का मतलब क्या? प्रोटॉन की संख्या इसके पास कितनी है? 20 है। मतलब 20 प्रोटॉन का चार्ज इस पर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये 20 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से इनको इलेक्ट्रॉन्स को आपस में खींच रहा है। क्या इसका 20 का 20 पूरा का पूरा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा हो? कंप्लीट अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा होगा? ऐसा है या नहीं भाई? 20 है तो 20 का लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस चीज को हमें देखना है। मेरे पास में एक कंडीशन आती है सर, क्या आती है? ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है, तो अंदर अगर 20 का लगेगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स, तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहेगा और न्यूक्लियस भी खींचना चाहेगा। लेकिन एक अड़चन आ जाती है सर। क्या अड़चन आ जाती है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बीच में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, और भी इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है भाई? निगेटिव। मतलब निगेटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज है भैया? निगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नेगेटिव की ओर क्या करेंगे भैया? रिपल्सन लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, इनके अंदर बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव जब पास में आएंगे तो क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। भाई इनमें ये तो इसको खींच रहा है, लेकिन ये इसको बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रिपल्सन लग रहा है। तो भाई क्या जितना अट्रैक्शन फोर्स इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचना चाहिए था, क्या वो पहुंचेगा? सर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि सर बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। भाई बीच में क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक स्क्रीन बना रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस को सील्ड कर रहे हैं ना इससे। दैट्स वाई सर इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर से समझो, हमारे पास न्यूक्लियस है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए मैं एक न्यूक्लियस हूं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मैं खींच रहा हूं। अगर बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलेंगे, मैं उसको खींचूंगा। तो जितनी मेरे अंदर ताकत है, जिसको मैं, अगर बीच में कोई ना हो, जितनी ताकत से उसको खींच सकता हूं, क्या बीच में अगर कोई आ जाए तो मैं उसको इतनी ताकत से खींच सकता हूं? ये पॉसिबल ही नहीं है सर। जितनी ताकत मैं लगाऊंगा उतनी ताकत उस तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि वो उसको दूसरी ओर तक का मारेंगे। कुल मिलाकर ये कि बीच में क्या करें? बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को सील्ड कर लेते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्क्रीन का काम करते हैं, आने नहीं देते, अट्रैक्शन फोर्स कम कर देते हैं। सर इतना जितना इसके पास न्यूक्लियर चार्ज था इतना पहुंचेगा नहीं, तो कितना पहुंचेगा? सर जितना पहुंचेगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज था उतना न्यूक्लियर चार्ज इस पर नहीं फील होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, कि भाई कम होगा ना। जितना कम हुआ, जो भी वैल्यू बची है वो हमारी क्या रहेगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई ये बता दो मेरे को। अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन पर, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पर? ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लगा है उसको मैं क्या बोलूंगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलूंगा। ये किसके बराबर होगा? लगना कितना चाहिए था? सर यहां पर जितना न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के बराबर लगना चाहिए था। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के, जेड एक्चुअल का मतलब क्या है भाई? जेड एक्चुअल का मतलब हो गया है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। यहां पर जो है जेड एक्चुअल, ठीक है ना, जेड के सफिक्स में एक्चुअल लिख दिया, मतलब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्या हो गया? कम हो। कितना कम हो गया भैया? बीच में जितना भी शील्डिंग इफेक्ट होगा उसको हमने दिखा देते हैं किससे? ऐसे। अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर दूं कितने से भाई? उसके एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से, तो मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाता है। आपको, मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भाई? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या कर रहे हैं? सील्ड का काम कर रहे हैं। तो इस पर जितना भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, इस पर जितना भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, वो क्या होगा? जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से हम सील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मुझे लगता है आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी समझ में आ गया होगा और सील्डिंग इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। सर अब
अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास ये होता है सर, जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पता करना है कि इस पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा है, मैं कैसे पता करूंगा सर? कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। क्या शील्डिंग इफेक्ट पता कर सकते हो? कितना कितना मतलब वो बाहर को रिपल्सन करेंगे या फिर कितना शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है वो पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। हम शील्डिंग इफेक्ट को भी पता कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी पता कर सकते हैं। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज आपको पता होता है, हर किसी का पीरियोडिक टेबल में दे रखा है, हमको याद भी है। चले एक काम करते हैं, और याद नहीं है तो भाई मेरी ही चैनल पे चले जाइए, आप जेडकेएम के चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको जो फर्स्ट सीरीज है ना हमारी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर मैंने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल समझा रखी है भाई, एक एक चीज उसकी। चले एक काम करते हैं, ये चीज समझ में आ गई। हम अब लास्ट पढ़ते हैं भैया, कौन सा है हमारा टॉपिक है स्लेटर रूल, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा स्लेटर रूल। ठीक है भाई, स्लेटर रूल। भाई स्लेटर रूल को चलिए करते हैं कवर। क्या होता है स्लेटर रूल, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, स्लेटर रूल को इधर, अरे रे इसको हम बाद में करते हैं, अभी हम पहले स्लेटर रूल को कर लेते हैं भाई। ठीक है, हम स्लेटर रूल को करते हैं। अब देखिए स्लेटर रूल होता क्या है ये समझ लेते हैं। स्लेटर रूल बताता क्या है सर? स्लेटर रूल आपका बताता है शील्डिंग इफेक्ट को हम कैसे पता कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को हम कैसे निकालेंगे। क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये करेगा कैलकुलेट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, भाई शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कौन कौन करेगा भाई? स्लेटर। इसके कुछ रूल्स हैं सर, देखो भाई मैं बहुत ज्यादा रूल्स आपको नहीं कराने वाला, जो भी चीजें ना एक छोटे से कंक्लूजन में सारा का सारा फंडा खत्म। जब आप बुक्स में पढ़ोगे उनको बहुत सारे रूल्स अलग अलग दे रखे होते हैं कि भाई इसको ये करो, इसको ये करो, इसको ये करो। मैं कुछ नहीं करने वाला, मैंने वो सारे रूल्स कंक्लूड करके एक फॉर्मूला बना दिया, बस आपको वो फॉर्मूला ध्यान रखना, आराम से खत्म कहानी सारी। चले एक काम करते हैं, इसका सबसे पहला रूल तो ये होता है भाई, हमें यहाँ पर ग्रुप बनाने होते हैं। क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। अगर आपको स्लेटर रूल की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये पता करना है कि उस पर शील्डिंग इफेक्ट कितना लग रहा है, तो आपको सबसे पहले ग्रुप बनाने होंगे। सर ग्रुप कैसे बनाएंगे? ग्रुप बनाने के लिए आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? उसके लिए एक चीज और कर देते हैं। आपको एक चीज पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर कौन होते हैं भैया? सेल होते हैं, है ना। जैसे ये हमने एक सेल बना ली, सेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे तो होता है। हाँ भाई ऐसे होता है, ठीक है सर। और हमें एक चीज और पता है इसमें, क्या पता भी? जैसे ये है हमारा, ये क्या होता है? n=1, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है। ये नंबर ऑफ सेल्स है, ये भी हमने पता है। और इसमें एक चीज और पता है, क्या पता भैया? हमको ये भी पता है कि इस सेल में कौन कौन सी सब सेल आती है। जैसे पहली सेल है तो उसमें एक ही सब सेल आती है जिसका नाम होता है 1s, दूसरी में 2 आती हैं, एक 2s और दूसरी 2p, तीसरी में 3 आती हैं, 3s, 3p, 3d है, फोर्थ में 4 आती है हमारे पास, 4s, 4p, 4d, 4f आती है ना। और फिफ्थ में हमारे पास 5 आएंगी, लेकिन 5 होती नहीं है भाई, 5s, 5p, 5d, 5f, 5e अभी तक है नहीं, जब आएगी तब के तब देखी जाएंगे, अभी तक तो नहीं है। सर इतनी चीजें तो मेरे को पता है पहले से, इसी के ग्रुप बनाने में। आपको जब ग्रुप बनाएंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एक ही सेल की S, देखो हमारे पास 4 सब सेल है, S, P, D और F। अगर S और P एक ही सेल की हैं, कितने सेल की हैं भाई? एक ही सेल की हैं, तो इनको एक ही ग्रुप में रखना है, लेकिन D को अलग रखना है, F को अलग रखना है। ध्यान रखना, ग्रुप बनाने के लिए S और P को एक ग्रुप में रखना है, D को अलग, F को अलग। सर समझ में नहीं आता, चलो एक काम करते हैं, करता है कैसे करेंगे सर? आपको पता है अभी अभी हमने देखा कि पहले सेल में केवल एक आती है, वो होती है हमारे पास 1s, ठीक है। दूसरे में 2s और 2p, तीसरे में 3s, 3p, 3d, ये तो आता है। फोर्थ में अगर मैं बात करूं 4s, 4p, 4d, 4f है, आगे 5s, 5p, 5d, 5f, ये तो है।
चलिए कोई बात नहीं, आगे कर लेना आप। चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये होगा 5s 5p, आगे 5d और 5f ही होगा, है ना। चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, बचना नहीं चाहिए ये कॉन्सेप्ट हमारा ना। 5p हो गया हमारा, ये 5d हो जाएगा, 5f। ठीक है सर। ग्रुप कैसे बनाएंगे, देखिए ग्रुप बनाने के लिए क्या बोला, एक ही सेल के s और p को एक ग्रुप में रखना, बाकी d को अलग, f को अलग। ठीक है, ये हमारा पहला ग्रुप है 1s। क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1s। तो पहले में तो एक ही आ रही, तो एक है तो कोई बात नहीं, 1s का अपना ही अलग ग्रुप होगा भाई। पहले सेल में केवल एक ही है 1s, तो उसका अपना एक ग्रुप हो गया। दूसरे में s और p दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब सर इनको हमने एक ग्रुप में रखा। तीसरे में क्या क्या आ रहा है भाई, तीसरे में 3s 3p 3d आ रहा है, तो हमने कहा अगर एक ग्रुप में s और p दोनों, तो उनको एक ही ग्रुप में रखना है। इसके s और p को तो एक ग्रुप में रखना है, लेकिन d को अलग ग्रुप। फोर्थ वाले में 4s 4p को एक साथ, 4d को अलग और 4f को अलग। अगले वाले में सर 5s 5p को सेम, 5d को अलग, 5f को अलग। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से देख लो, ये ग्रुप है हमारा। अगर मैं ग्रुप के आपको दिखाऊं एक बार फिर से, तो ये पहली सेल है, ये हमारी दूसरी सेल है, ये हमारी तीसरी सेल है, ये हमारी फोर्थ सेल है, ये हमारी फिफ्थ सेल है ना। यहाँ पर पहली सेल में 1s था, एक ग्रुप बना दिया, दूसरे में 2s 2p, दोनों सेम ग्रुप के s और p को एक ग्रुप में रख दिया। यहाँ पर 3s 3p 3d था, तो s p को एक साथ, d को अलग। इस तरह से मैंने आपको ग्रुप बना लिया भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, होनी भी नहीं चाहिए। ये ग्रुप बनाना आपको आना चाहिए, आराम से बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है सर, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि हमको शील्डिंग इफेक्ट बनाना, निकालना कैसे है। तो निकालने के लिए आपको एक चीज पता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो भाई आपके पास चार कंडीशन होती हैं। इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कहाँ जा रहा है, या जिस इलेक्ट्रॉन के निकालना है वो कहाँ जा रहा है, या तो s में जाएगा, या p में जाएगा, या d में जाएगा, या f में जाएगा। इनके अलावा कुछ होगा नहीं होगा सर। भाई आपके पास या तो s में जाएगा या p में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका s में या p में जाता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन d या f में जाता है, तो भाई इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा और इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा। सर पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, देखिए फॉर्म, अगर आप शील्डिंग इफेक्ट निकालते हो तो इसके लिए होगा हमारा, इधर से करते हैं, n इंटू 0.35 प्लस n माइनस वन इंटू 0.85 प्लस n माइनस 2 इंटू 1, n माइनस 2 इंटू 1। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा बस वेट कीजिए, है ना। देखिए एक बार इसका भी फॉर्मूला लिख लो, फिर उसके बाद हमारी फॉर्मूले की कंडीशन ही खत्म हो जाएगी, फिर हम आराम से करते रहेंगे ना। शील्डिंग इफेक्ट अगर s और p के लिए निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको करना है n इंटू 0.35 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, ये आपको कर देना है, n माइनस 1 इंटू 1। बस ठीक है, इतना क्लियर। अब सर इन दोनों फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं, है ना। समझ लेंगे तो फिर आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट निकालने के लिए हमें एक चीज तो पता चल गई कि अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन s में या p में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा d या f में है तो सर कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। निकाल के देखें सर। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर एक जो हीलियम होता है, हीलियम का केस अलग होगा, बाकी सब में सेम होगा। हीलियम में क्या होता है कि हम 0.35 से मल्टीप्लाई न कर हम 0.30 से करते हैं, सॉरी 0.30, हाँ 0.3 से करते हैं। पहले उसी को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मली चलते रहेंगे ना। जैसे हमारे पास हीलियम है, हीलियम का कितना होता है सर, एटॉमिक नंबर 2 होता है, हम कैसे करेंगे 1s2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। सर इसमें कितने ग्रुप बनने हैं, ग्रुप तो एक ही है, इसमें तो कोई ग्रुप है ही नहीं, ग्रुप नहीं है तो सर हम क्या करेंगे इसमें, देखो भाई सबसे पहले करना क्या है आपको, अगर शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो जो एलिमेंट है उसको लो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कर दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उनके ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाने के बाद n-1 n-2 की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, n की वैल्यू मतलब क्या है, n-1 n-2 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे पता करेंगे, यहाँ तो एक ही ग्रुप बनना है सर, एक ही है तो उसको हम n मानेंगे। सर यहाँ पर n की वैल्यू कैसे निकालनी है, n की वैल्यू को निकालने के लिए आपको जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसमें से एक माइनस कर दो,
सर एक माइनस क्यों करा रहे हो? सर 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर हम अट्रैक्शन फोर्स देख रहे हैं, तो दूसरा ही तो शील्ड करेगा। कुल मिलाकर कितने शील्ड करेंगे? एक करेगा, तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि खुद थोड़ा ना खुद को शील्ड करेगा। इसलिए हम इसमें ये बोल सकते हैं सर हीलियम के लिए अगर हमको शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या था? n इंटू 0.30। सर ये केवल हीलियम के लिए होता है, बाकियों के लिए ये तो सही है। अच्छा सर ये होता है तो हम इसमें n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर n की वैल्यू क्या? 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही तो शील्ड करेगा, तो n की वैल्यू 1 होगी इंटू 0.3 हो गया। कितना हो जाएगा शील्ड इफेक्ट? सर 0.3 रहेगा। तो सर जेड इफेक्टिव कितना होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हमको ये पता था एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर दो। सर एक्चुअल कितना है? 2, शील्डिंग कितना है? 0.30। ये तो आ गया शील्डिंग, ठीक है। माइनस करते हैं, कितना बचेगा सर? 1.7। सर 1.7 जो होगा वो जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा किसके लिए? हीलियम के लिए। सर ये वाला केस आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को हम इसकी हेल्प से करेंगे जो हमने 2 फॉर्मूले तैयार किए हैं, ये 2 फॉर्मूले के बेस पर। करना स्टार्ट कर भाई? ठीक है सर, करो। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कार्बन। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। करना सर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 हो गया, ठीक है, 2s2 हो गया, ठीक है, 2p2 हो गया, ठीक है, बस इतना ही तो होगा। सर इतना करने के बाद आपका काम ये होता है कि आपको इसके ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप बनाने मैंने आपको बता चुका हूं, ग्रुप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लो ये लो ऊपर गया, 1s अपना एक ग्रुप बनाता है, 2s2p एक ग्रुप में होते हैं। सर जो ग्रुप सबसे बाहर की साइड है ना, वो उस ग्रुप को आप n बोलोगे और अंदर वाले को आप क्या बोलोगे? n-1। बस इतना करना है। अगर इसके अंदर भी होता है n-2, फिर n-3, n-4, ये सब रहेगा। इतनी आ गई सर। अब आ गया, अब क्या करना है सर? इसके लिए शील्डिंग इफेक्ट निकालना है। शील्डिंग इफेक्ट के लिए क्या देखा था हमने? पहले तो 2 फॉर्मूले थे हमारे पास, अब दोनों में से कौन सा लगेगा? हमने कहा था अगर S या P है तो ये वाला लगाना है और D वाले में ये लगाना है, DF में ये लगाना है। तो हमारे पास कहाँ है भाई? P में इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाला लगाना है। क्या था फॉर्मूला वो? n-2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 0.85 प्लस n इंटू 0.35। सर एक क्वेश्चन हो रहा आता है, अगर मान लीजिए n-2 n-3 4 5 6 ये आया, फिर तो सब में सर 1 से मल्टीप्लाई करना है। n-1 के बाद जितने भी आएंगे ना ग्रुप, सब में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। एक काम करो, क्वेश्चन है शील्डिंग इफेक्ट। क्या इसमें n-2 की कोई वैल्यू नहीं है? सर वो तो 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 प्लस n-1 की वैल्यू है। n-1 कितना है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.85 हो गया सर, प्लस क्या इसमें n की वैल्यू है? ठीक है, कितनी है? 2 और तो 4 होगी सर। नहीं 4 नहीं भाई, अगले जो लास्ट वाला है उसमें से आपको एक माइनस करना है, क्योंकि एक लास्ट वाले पे तो आपको शील्डिंग इफेक्ट देखना है। तो सर 4 है, 4 में से एक पे देखना, 3 ही तो बचेंगे लास्ट वाले में, ठीक है। तो वहां n की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 0.35, इतना हो जाएगा सर। आप करिए इसको सॉल्व, ये तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1.70, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस ये कितना हो जाएगा? 1.05, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7 कितना हो गया? ये वो 2.75 हो गया सर, ठीक है सर, 2.75 हो गया। यहीं से अगर मेरे को निकालना है क्या सर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सर? एक्चुअल माइनस एस कर दीजिए। एक्चुअल कितना था? कार्बन के पास 6 था। शील्डिंग इफेक्ट कितना है सर? 2.75 है। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा इधर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? ये 3 और 3.25 आ जाएगा मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर कार्बन एटम को। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सर उस पर लगना कितना चाहिए था? न्यूक्लियर चार्ज हमारा 6 का, लेकिन लग कितना है बराबर सर? ओनली 3.25। इसका मतलब कम हो गया। कितना कम हुआ सर? ये इतना कम होगा, 2.75। ये क्या? यही तो शील्डिंग इफेक्ट है, यही तो हमारा क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। सर कुछ और क्वेश्चंस करो तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैग्नीशियम का कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 12 होता है। करना कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2, यही है ना। ग्रुप बनाओ। ग्रुप ये है, 1s एक ग्रुप हो गया, 2s2 भी एक ग्रुप में आएगा, 3s एक ग्रुप में आएगा। ग्रुप बनाना पहले बता चुका हूँ भाई, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है? अब हमें n-1 n-2, इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? n-2 हो जाएगा।
भाई एन में कितना है 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ गया, 2 माइनस 1 करेंगे मतलब 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये तो आपको पता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करना भाई, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एस में, एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था एस, एन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, और एन को मल्टीप्लाई करना है सर 0.35 से। ठीक है, एन माइनस 2 की वैल्यू कितनी है सर 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 में कितने है सर 6 और 2 8, 8 इंटू 0.85 प्लस एन में कितने सर 2, 2 नहीं एक कम करना है, पता है ना, लास्ट वाले में से एक कम कर दो, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है सर 1 इंटू 0.35 सही है। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, प्लस यहाँ पर कितना आ गया 6.8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.35। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो सीलिंग इफेक्ट सर कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 8 और ये 9.15 आ गया सीलिंग इफेक्ट। ये आ गया 5 हमारा, और ठीक है 1 6 7 8 ठीक 9, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सीलिंग इफेक्ट एस इजकल टू 9.15। वो ऐड करना तो मैं आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपकी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो आप उसको सही कर लेना, लेकिन कंसेप्ट हमारा यही है। ठीक है ना। अभी हम क्या निकालें सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस करना है सीलिंग इफेक्ट को। सर एक्चुअल कितना था हमारा 12 था, माइनस कितना करना है, सीलिंग कितना है 9.15 सर 9.15 है, कितना बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा 85 पॉइंट कितना 2.85, तो जेड इफेक्टिव हमारा आ जाएगा 2.85। मुझे लगता है इतनी चीज समझ में। सर एक दो एग्जांपल और करते हैं हम, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। सर क्लोरीन का कर लो 17 होता है, कैसे करेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सर यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। ग्रुप बनाना, ग्रुप कैसे बनाएंगे सर, ये पहला ग्रुप होगा, ये दूसरा ग्रुप होगा, ये तीसरा ग्रुप होगा, 3s3p एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है सर, ये इसको हम n बोलेंगे, 3 - 1 2, यानी ये n - 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है ना। उसके बाद n - 1 ये होगा, n - 2 करेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये सर n - 2 हो गया। क्या करते हैं सर, n - 2 में जितने इलेक्ट्रॉन है 1 से मल्टीप्लाई करें, कितने हैं सर 2, तो 2 × 1 प्लस n - 1 में जितने 0.85 से कितने हैं 6 और 2 8, 8 × 0.85 प्लस n में कितने हैं सर 7, नहीं है भाई 5 और 2 7 है, लेकिन एक माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 6 × 0.35 सही। ओके सर, अब क्या कैलकुलेशन है, तो कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब अभी हमने निकाला 6.80 है ना, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.40, ठीक है ना, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा हमारा 0 और 2.10 हो जाएगा। ठीक है ओके 2.10 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 09 पॉइंट कितना होगा 8 और 2 सॉरी ठीक है 10.90 हो जाएगा सर इसका आंसर। अच्छा तो 8 और 2 10 ठीक है 10.90 हो गया सर। क्या आ गया ये हमारा सीलिंग इफेक्ट। हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए एक्चुअल में से माइनस कर दीजिए क्या, सीलिंग इफेक्ट। कितना बचेगा सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा 1 बचेगा, कितना 10 मतलब 10 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 6.1 ठीक है ना। ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया। ठीक है सर आ गए। अभी तक सर जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे के सारे क्या थे, जिनका इलेक्ट्रॉन एस में या पी में था। अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में या एफ में है, ठीक है ना। तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने एम का किया, एम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करो, कितना सा होता है सर 25 होता है ना। कैसे करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 यही होता है, सबको आता होगा। अब इसमें से हमारे पास दो चॉइस हो सकती है। एमएन का अगर आपको सीलिंग इफेक्ट निकालना है तो दो चीजों के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, पहला हम बोलते हैं सर 4s के लिए निकाल दो, और दूसरा हम बोलते हैं सर 3d के लिए निकाल दो, 3d में इलेक्ट्रॉन। क्या कंडीशन है अभी पता चल जाएगा।
अगर मैं 4s के लिए निकालता हूँ, सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे सर। क्या है हमारे पास था 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 4s2 आता ना 4s2 3d5। अब एक चीज देखो, ग्रुप बनाना भाई, ग्रुप बनाएंगे 1s का अपना ग्रुप, 2s का 2p का अपना ग्रुप, 3s 3p अपना ग्रुप। 3s 3p के बाद कौन आता है 3d। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने किया है ये किसके अनुसार है, ये हमारा ओवर रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमको स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग चलना। भाई स्लेटर रूल ने ये कहा है कि जो चीजें आ रही है उनको उनके अकॉर्डिंग रखो। 3d 4s से पहले आ गए थे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिख देंगे हम 3d। भाई 1s पहले में s रहता है, दूसरे में s और p, तीसरे में एस पी और डी रहते हैं, फोर्थ हमारा एस पी डी एफ ये सब रहते हैं। तो 4s को हम इधर लेंगे। 3d में कितने थे सर 5 और 4s में कितने हैं 2। सर ऐसा क्यों लगा, क्योंकि भाई 4s जो होगा वो 3d पर, मतलब 4s जो होगा वो 3d के इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा सर, क्योंकि हमने अभी तो देखा था जो हमारा 4s है वो 4s यहाँ है और 3d का है यहाँ अंदर वाली सेल में, तो ये थोड़ा ना शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे, बाहर वाले शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगाएंगे, अंदर वाले लगाएंगे। इसलिए हमने 4s को क्या कर दिया भाई, बाहर कर दिया। 4s को बाहर ही रहने दो कि उसको बाहर ही जरूरत है। अब ग्रुप बनाना, ग्रुप तो हमने बनाए थे, ये अपना एक ग्रुप बनाएगा, ये अपना एक ग्रुप बनाएगा। किसके लिए शील्डिंग इफेक्ट निकालना सर, 4s वाले के लिए, मतलब इसके लिए। तो अगर इसके लिए निकालना तो ये किसकी वैल्यू होगी सर, n की, n-1 4 -1 3 बचेगा सर, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, सर ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी n-1। बाकी ये n-2 n-3, तो मैंने आपको बताया जितने भी बचेंगे सबको 1 से कंट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा n-2 और ये हो जाएगा हमारा n-3। आप एक काम करो, सबको n-2 में ले, सबको n-2 में ले लो, जितने भी बचे ना इसके पास n-1 के बाद जितने भी बचे सबको आप n-2 में ले लो, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन हमारा 1 रहता है, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है सर, शील्डिंग इफेक्ट बराबर होता है, हमें S वाला है तो S वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पर S वाला फॉर्मूला कौन सा है, S और P वाला, ये होता है हमारा n-2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 0.85, ठीक है, प्लस n इंटू 0.35, ठीक है। ओके सर n-1 में कितना, n-2 में कितना, n-2 में बता, n-1 के बाद जितने बचेंगे सबको n-2 में ले लो, 6 और 2 8 और 2 10, सर 10 हो गए, 10 इंटू 1 प्लस n-1 में कितना सर 4 कहाँ से आ गया था, गलत ही से लिख दिया, ठीक, कितना है 6 है, 3s2 3p6, ठीक है ना। हाँ तो 6 और 2 कितना हो गया 8, सर ये हो गया हमारा 8। यहाँ पर हमने लिख दिया n-1 की वैल्यू 8 इंटू 0.85 प्लस n की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, नहीं अरे क्या कर रहे हैं भाई, 8 कहाँ हुआ, 6 और 2 8, ये भी तो n-1 में ही है, 8 5 कितना होगा 13 हो गया, 13 इंटू 0.85 प्लस n की वैल्यू कितनी है सर, बाहर से एक माइनस कर दो, एक बचेगी, तो ये बचेगी हमारे 1 इंटू 0.35, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, शील्डिंग इफेक्ट कितना आ जाएगा 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे हम 0.05 और 11.05, अच्छा ठीक है, प्लस 0.35। आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये शील्ड इफेक्ट की वैल्यू निकल आएगी, जिसको आप एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से माइनस कर देना, आपके क्या निकल आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहीं पर अगर हम देखें, मान लो 3D के लिए निकालना है, तो हम कैसे करेंगे सर, ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप कैसे बनाएंगे, हमारा क्या रहेगा, हमारा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s से पहले कौन आया 3D कितना है, 3D हमारा 5 और 4s2, ये है ना। अब इसमें हमें क्या करना सर, ग्रुप बनाना, ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया, ये पांचवा। सर हमको निकालना है 3D वाले के लिए, 3D वाले के लिए निकालना है, तो ये वाला जो है लास्ट में जो बचा है ना, ये हमारा शील्डिंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि 4s तो बाहर पहुंच गया ना, अंदर वाले करेंगे। तो आपको इस वाले में आपको फॉर्मूला पता है कौन सा लगाना है सर, बिल्कुल पता है। फॉर्मूला कौन सा, हमारा फॉर्मूला हमारा था, अगर शील्डिंग इफेक्ट निकालना तो शील्डिंग इफेक्ट बराबर है n-1 इंटू n-1 इंटू 1 प्लस n इंटू 0.35, ये था ना, बिल्कुल। अब इसमें क्या करना सर, n और n-1 की वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालनी है। तो बस भाई यही समझना आपको, और कुछ नहीं करना,
कि जिस अगर D या F है तो आप उसको N मानोगे, D या F को आप क्या मानोगे, N, बाकी जितना भी बचा उसको क्या मान लोगे, N-1। एक बार फिर से समझ लो, S और P वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, कौन सा वाला, जो N-2 इंटू 1, N-1 इंटू 0.85 और N इंटू 0.35, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। कब लगाना है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट निकालना है वो S या P में है, उसमें आपको N जो सबसे बाहर वाली सेल है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, N की वैल्यू निकल आएगी। बाकी उस जो आपको कोफिशिएंट यहाँ दे रखा होगा उसमें से 1 माइनस करो, N-1, और बाकी जितने बचेंगे सबको N-2 में रख दीजिए। यहाँ पर जब आप करोगे D या F वाले में तो जो D या F है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक माइनस कर दो, N की वैल्यू निकल आएगी, बाकी जितने बचे सब क्या हो जाएगा, N-1। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं N की वैल्यू कितनी होगी सर, लास्ट में कितने 5 है, 5 माइनस 1 कितना बचेगा 4, 4 इंटू 0.35 प्लस N-1 में कितनी बचे, 6 2 8, 8 2 16 और 2 कितने बचे 18, सर 18 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 18 प्लस कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1.40, ये सर ये हो जाएगा हमारा 19.4, ये हो गया हमारा शील्डिंग इफेक्ट। और जब आप इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे तो क्या करना है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है 25, उसमें से आप माइनस कर दोगे इसका जो हमारा क्या रहेगा, हमारा शील्ड इफेक्ट, क्या निकल आएगा आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मुझे लगता है भाई इस लेक्चर में आपको शील्डिंग इफेक्ट, स्लेटर रूल, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेक्चर ठीक लगे तो आप लोगों को शेयर करें, बताएं उनको इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।